नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। अपने माँ बाप के, अपने सगी संबंधियों के, सभी के सपने को पूरे करें। आपने जो जीवन में लक्ष्य सोचा है उसको जरूर पाएं और उस टारगेट को जरूर अचीव करें। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति यानी भाग 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा केंद्र राष्ट्र संबंध के बारे में, जितनी सारी समस्याएं थी या जो भी बातें थी उन सबको हमने एक एक करके विस्तार से पढ़ाया। और उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है राष्ट्रपति यानी भाग 5, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भाग 5 निहित है उसके बारे में जानेंगे। यानी आज की जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, हमारी हेडिंग क्या है, भाग 5। यानी अब हम संविधान का जो भाग 5 है उसके बारे में जानेंगे। यानी पार्ट जो 5 है वो क्या कहता है, पार्ट पार्ट 5, ठीक है। जानेंगे इसके बारे में, एक एक करके विस्तार से जानकारी देंगे आपको और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको समझेंगे और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए बेटा, भाग जो पार्ट 5 है यानी संविधान का जो भाग 5 है, इसमें क्या है, इसमें मुख्यतः राष्ट्रपति के बारे में बताया यह गया है कि ये क्या होगा, कार्यपालिका यानी जो संघ होगी उसकी एक कार्यपालिका होगी, उसके बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका होगी उसके बारे में विवरण दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, उपराष्ट्रपति होगा, मंत्रिमंडल होगा और कौन होगा, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी होगा। इन सारे पदों के बारे में इस भाग में चर्चा की गई है। भाग जो 5 है इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, इन सभी अनुच्छेदों में एक एक करके उन सारी चीजों का वर्णन किया गया जिसको संविधान में भाग 5 के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि हम आपको बता दें, भाग 52 में बताया गया है, अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी भारत में राष्ट्रपति की बात किस आर्टिकल में बताई गई है, यानी राष्ट्रपति की बात किस में बताई है, राष्ट्रपति पद की बात किस में बताई है, भारत में राष्ट्रपति पद की बात 52 में बताई गई। वहीं 53 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी जो राष्ट्रपति होगा संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 53 में क्या बताया गया, जो राष्ट्रपति होगा संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये कौन होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख? तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख बच्चा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 53 में बताया गया। वही अनुच्छेद जो 54 है उसमें क्या बताया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन। यानी इस आर्टिकल का मतलब समझ में आया। अनुच्छेद 53 का मतलब क्या है, जो संघ की कार्यपालिका होगी उन सब का प्रमुख कौन होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, देश का राष्ट्रपति होगा। देश का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, देश का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। देश का प्रमुख कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, राष्ट्रपति होगा। यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेज, ठीक है, प्रेसिडेंट कहते हैं, हम प्रेज लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 54 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी जो देश का राष्ट्रपति होगा उसका भी निर्वाचन होगा। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है बेटा, निर्वाचन मुख्यतः 2 तरीके से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, एक क्या होता है, प्रत्यक्ष, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट। एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष जिसका मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है,
प्रत्यक्ष रूप से वो इलेक्शन होता है जिसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है, यानी जिसमें हम और आप दोनों वोट करते हैं, वो क्या होता है प्रत्यक्ष रूप से। और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें हमारे द्वारा चुने गए निधि, यानी हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो वोट करते हैं। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कैसा होता है बेटा, मुख्यतः कैसा होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें हम और आप वोट नहीं करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अभी प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा, उसमें हम आप वोट करेंगे, या 2019 में बहुत सारे बच्चों ने किया। अभी उत्तर प्रदेश में कई सारे 5 राज्यों में क्या हुआ, मुख्यमंत्री का इलेक्शन हुआ, हमने वोट किया। लेकिन आज तक क्या तुमने कभी या तुम्हारे ऐसे लोगों ने वोट किया है राष्ट्रपति को जो कहीं संसद के सदस्य नहीं थे, तब भी उन्होंने राष्ट्रपति को वोट किया हो? नहीं था ना, ऐसा नहीं था। यानी सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन तो होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है निर्वाचित होकर ही आता है, लेकिन वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यही है कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गए, एमएलए यानी विधायक साहब हो गए, ठीक है, सांसद जी हो गए, ठीक है, जैसे कि सांसद हो गए, जैसे लखनऊ से राजनाथ सिंह है, ठीक है, ये सारे लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो हमने देखा कि जो भाग 5 है इसमें मुख्यतः किसके बारे में बताया गया, कि संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया, जिसकी में कई सारे पद होते हैं। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, और कौन होता है, महान्यायवादी। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हमें इसमें पढ़ना है, और जिसमें आर्टिकल 52 ही बताता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, जो भारत का सर्वोच्च यानी प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होगा। उसके बाद आर्टिकल 53 में क्या बताया गया कि जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। उसके बाद आर्टिकल 54 में बताया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन होगा, यानी जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 54 में। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया बेटा, अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 55 में यही बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीत का मतलब क्या है कि यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, परंतु उसमें कौन कौन से वोट करेंगे और कैसे होगा उन सब के बारे में बताया गया। ठीक है, और हमें यही विस्तार से जानना है, हमें यही विस्तार से जानना। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में हम क्या देखेंगे, देखो तो अब हमारे दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनना चाहिए कि इसमें कौन कौन से वोट करते हैं। तो देखो इसमें कौन करते हैं, संसद के, नंबर 1 लिख लो, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दूसरा क्या होता है, राज्य के विधानमंडल, ये सॉरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा देखो, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और यहां पर भी दोनों निर्वाचित सदस्य ही हैं, निर्वाचित संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, और यहां पर भी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दोनों जगह पर। और उसके साथ साथ क्या है, तीसरा क्या है, केंद्र द्वारा शासित, केंद्र द्वारा शासित राज्य, जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, राज्य ब्रैकेट में लिखते हैं यूटी, राज्य, जैसे कि कौन, दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी। अब ये कह दो यही दो क्यों हो, तो हम ये भी बता देते हैं। देखो इसका मतलब यही है, तीसरी भाषा का मतलब यही, केंद्र द्वारा शासित वो राज्य जहां पे उनकी विधान सभा है, यानी जहां पर उनकी विधानसभा है। तो दिल्ली में विधानसभा है
और पांडुचेरी में भी है। यानी दिल्ली और पुडुचेरी में ये दो ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर स्वयं की विधान सभा है, और जब इनकी स्वयं की विधानसभा तो वहां पर एमएलए भी होंगे। अगर एमएलए होंगे तो वो वोट करने तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया एमएलए और सांसद ही वोट करते हैं। अब पहली बात देखते हैं संसद के दोनों सदन। दोनों सदनों का मतलब यही है बेटा, एक एलएस हो गया, एक आरएस हो गया, यानी राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, निर्वाचित सदस्य। यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही कौन वोट करेंगे। और उसके बाद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, यानी जितने 28 राज्य, वर्तमान समय में कितने राज्य हैं टोटल, 28 स्टेट हैं, ठीक है। और जो 28 स्टेट हैं उनमें से जहां पर विधानसभा है वो वोट करेंगे। अब जहां पर विधानसभा है वो वोट करें, मतलब कई जगह क्या होता है, इलेक्शन होता रहता है, या वहां पे विधानसभा भंग हो गई है, या वहां पे क्या है कि विधानसभा नहीं चल पा रही है, भंग है, तो उस दौरान ये नहीं होगा कि पहले यहां पर विधानसभा का इलेक्शन कराया जाए फिर राष्ट्रपति का। नहीं, अगर राष्ट्रपति के टेन्योर आ गए, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय आ गया है, तो किसी भी देश में, सॉरी भारत में यही है, किसी भी देश नहीं, यानी किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होगा कि पहले राज्य के वर्ग को भरा जाए फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर एक जगह भरा जाएगा तब तो दूसरी जगह खाली रहेगा, ऐसा कब तक चलेगा। इसलिए जब तक जहां पर वर्तमान समय में जैसे जैसे लोग हैं, मतलब कि जहां पर विधानसभा है, अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन का टाइम है तो उसी विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वही वोट करेंगे, ठीक है। यानी कि एमएलए और पार्लियामेंट के सदस्य हो गए, और उसके बाद केंद्र शासित द्वारा राज्य यानी यूनियन टेरिटरीज द्वारा जहां पर विधानसभा है वहां के सदस्य, ठीक है, एमएलए, दिल्ली और पांडुचेरी, ये लोग वोट करेंगे। यानी हमने देखा एमपी वोट करेंगे, और कौन वोट करेगा, एमएलए वोट करेंगे। कौन वोट करेगा, एमपी वोट करेंगे और एमएलए वोट करेंगे, ठीक है, एमपी वोट करेगा और एमएलए वोट करेंगे। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं एक विधायक की जो वैल्यू होती है, मत होती है, क्योंकि जो इलेक्शन होता है इसमें कई सारे, देखो रीजन क्या है, ये मत की वैल्यू कैसे आई, यानी देखो कैसे क्या है, इसकी पूरी भाषा में समझो। देखो मान लो उत्तर प्रदेश में एमएलए की संख्या ज्यादा है, उत्तराखंड में एमएलए की संख्या कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सांसद की जनसंख्या ज्यादा, यानी सांसद की सीटें ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश में कम है। तो लेकिन इन सबको समान प्रतिनिधित्व देने के लिए कैसे निकाला जाए, इन सबको समान इक्वल रखने के लिए, कहीं से ज्यादा है तो कहीं से कम है, तो इन सबको अगर एक समान करने के लिए क्या हुआ, एक फार्मूला बनाया गया, जिसको हम उस फार्मूले को समझते हैं कि मत का मूल्य, ठीक है। देखते हैं, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, बटे राज्य के निर्वाचित कुल सदस्य, यानी राज्य के जो निर्वाचित कुल सदस्य होंगे वो इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000। इसका मतलब समझ में, यानी जो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय जनसंख्या, यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितनी जनसंख्या, 23 करोड़, बटे राज्य के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या। राज्य में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट करेंगे, यानी जितने भी विधायक गण हैं जो निर्वाचित होकर आए, चुनकर आए हैं, निर्वाचित होकर आए, वो वोट करेंगे, ठीक है। वो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 23 करोड़ को 23 करोड़ बटे 403 इंटू 1/1000 से अगर कर दिया जाए, जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, एक विधायक की मत का मूल्य, यानी वैल्यू ऑफ 1 मेंबर ऑफ क्या होगा, लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक मेंबर की वैल्यू हो गई, यानी एक विधायक की वैल्यू हो गई, यानी 23 करोड़ बटे 403 इंटू 1/1000 से अगर जो भी करने के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, एक विधायक की मूल्य होगा, क्या होगा, एक विधायक की मूल्य होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सांसद के बारे में, तो सांसद के बारे में देखते हैं।
सांसद के बारे में देखते हैं, यानी एक विधायक के बारे में तो देख लिया। अब चलिए हम एक सांसद के बारे में देखते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, सांसद की जो यानी जो सांसद होता है, जो मेंबर होता है सांसद का, पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है, उसके वैल्यू क्या होती है, उसके विधायक की यानी उसकी वोट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलो देखते हैं उनके मत का मूल्य क्या होगा। तो देखो हम यहाँ पे डालेंगे एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य, संसद सदस्य के मतों का मूल्य। ठीक है, एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य। अब इसमें हम देखते हैं क्या होगा। देखो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, सभी राज्यों के विधायक के मतों का मूल्य, ठीक है, बटे इसके भाग किससे देंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। कुछ समझ में आया? देखो मैं बता रहा हूं, ऐसे समझो, यानी कि सभी राज्य यानी जितने भी राज्य के सदस्य विधायक होंगे, जो निर्वाचित विधायक होंगे, उनके मतों का मूल्य, या बताया था ना कि एक मतों का कितना होगा, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना वो मूल्य आएगा उसको, यानी सभी राज्यों के विधायक के मतों का मूल्य, यानी जो सभी राज्य के जितने भी राज्य उनके विधायक के मतों का मूल्य जो आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको हम भाग देंगे किसके, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। यानी जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं कौन, जैसे राज्यसभा के, लोकसभा के जो सदस्य होंगे, जैसे राजनाथ सिंह हैं, सोनिया गांधी हैं, मोदी जी हैं, ठीक है, अमित शाह जी हैं, ऐसे जितने भी निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा से ले लो जयशंकर जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है, किसी को ले लो, ठीक है, तुम किसी को ले लो, उन सदस्यों की जो कुल संख्या होगी, कुल जो जनसंख्या होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, एक ओनली वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एक संसद के सदस्य की वैल्यू आ जाएगी मतों की। ठीक है, एक संसद के सदस्य की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब ये चीजें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, यही सारी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, पता लगाया जाएगा कि राष्ट्रपति जीतेगा कि नहीं जीतेगा, या कौन जीत के ऊपर आया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यानी राष्ट्रपति का जो रिजल्ट निकलता है, ये तो हमने समझ लिया, एक वैल्यू ऑफ वोट होगी। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं उनको किस तरीके से चुना जाता है कि हाँ आप जीते, हम जीते, या कोई और जीता। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या होता है, कुछ मत तो होते हैं जो अवैध रूप चले जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मत होते हैं जो वैध होते हैं, यानी वैध मतों की संख्या। अब इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं निश्चित मतों का भाग बराबर क्या होता है। तो देखो निश्चित मतों की भाग बराबर क्या होता है, कुल मत, यानी जितने भी मत पड़े हैं वैध कुल मत, ठीक है, कुल वैध मत, ठीक है, कुल वैध मत, ठीक है, बटे कुल वैध मत बटे 1+1+1। यहां पे हमने ऐसे लिख दिया, यानी 1+1+ यानी 2, यानी 2 ही कैंडिडेट होंगे राष्ट्रपति के लिए। अभी बता रहा हूं कि जो कैसे आते हैं, ठीक है, उनको भी बता देता हूं। 2 होंगे, यानी जितने, मान लो कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, x वैध मत पड़े, ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, x ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, x+2+1। तो ये +1 क्या है, जो x है, यानी ये 50% प्लस जब 1 हो जाएगा, यानी जब ये 50% प्लस 1 हो जाएगा तब क्या होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। समझ में आया, यानी x की वैल्यू जब 50% हो जाएगी तब, और उसके बाद जब एक ऐड कर दिया जाएगा, जिसके पक्ष में 51 वोट पड़ गए, मान लो 100 वोटों में 51 वोट, मान लो एक संसद में क्या हुआ, 100 वोट पड़े, ठीक है, एक को 51 मिल गए,
और एक को 49 मिले, तो जिसके पक्ष में 51 है वही जीतेगा। ठीक है, अब क्या होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, यह नहीं कि सिर्फ 2 ही लोग खड़े हो सकते हैं, कई सारे लोग खड़े हो सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, इसमें अनुमोदन और प्रस्ताव लाना पड़ता है। सबसे मेन बात है कि यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा जो अनुमोदन और प्रस्ताव लाएगा। ठीक है, 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ तो कहा गया कि 2 अनुमोदन होने चाहिए, 2 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वही व्यक्ति नाम दे पाएगा जिसके लिए संसद के सदस्य, यानी जो संसद के सदस्य हैं वो अनुमोदन करे कि नहीं इनको करना है, 2 प्रस्ताव दे कि नहीं इनको ही चुनना है। ठीक है, हम इनको ही चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, समय बदला और उसके बाद 20 यानी 20 अनुमोदन 20 प्रस्ताव की बात आई। उसके बाद 1997 में फिर क्या आता है कि 50 अनुमोदन और 50 प्रस्ताव होने चाहिए। यानी कि वर्तमान समय में जो चल रहा है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन यानी जैसे मैं तुमसे कह दूं मुझे राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन लड़ना है उसके लिए मुझे क्या होना, जो संसद के सदस्य हैं उनमें 50 लोग हमें कहें, उसमें क्या होना चाहिए कि 50 लोग हमारे नाम का अनुमोदन करें और 50 लोग हमारे नाम का प्रस्ताव दें। ठीक है, जब ये 100 लोग हो जाएंगे तभी मेरा नाम राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए घोषित किया जाएगा। ठीक है, चलो मान लो 4 लोगों ने, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, इन 4 लोगों का नाम राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए घोषित कर दिया गया। ठीक है, इन 4 लोगों का नाम घोषित कर दिया गया। अब ए को 4 सदस्य खड़े हो गए। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ए को मिल गए 40% वोट। ठीक है, बी को मिल गए 30% वोट। ठीक है, और सी को मिल गए 20% वोट, और बच्चे कुचा किसको पता मिल गए 10% वोट किसको मिल गए, 10% वोट किसको मिल गए, 10% वोट डी को मिल गए। ठीक है, अब आपके हिसाब से तो ए जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होती है 50% + 1, यानी इसके लिए जो रिक्वायर्ड होती है 50% + 1 होती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये जो दोनों लोग हैं, ये 2 लोग तो फाइट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बाहर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जब ये लोग बाहर दिख रहे हैं तो क्या होगा कि जैसे ही अब इनकी वोटों का क्या होगा यहां पे दे दिया जाए, क्योंकि इन्होंने प्रेफरेंस दिया था। प्रेफरेंस का मतलब यही है कि ए को 40 लोगों ने पहले कहा, बी को 30 लोगों ने कहा, और सी को 20 लोगों ने कहा, और उसके बाद डी को 10 लोगों ने पहले कहा। लेकिन इसके बाद भी बी को जिसने 30 पहले कहा उसके बाद भी तो इन्होंने कहा होगा कि अगर बी नहीं बन पा रहा तो ए बन जाए, या ए नहीं बन पा रहा तो सी बन जाए। वो प्रेफरेंस देखेंगे, वो प्रेफरेंस देखेंगे, और जब वो प्रेफरेंस देखेंगे तो इस हिसाब से देखें तो मान लो हमने बी को, इन्होंने कहा जो सी वाले थे, सी वालों ने कहा कि चलो हम बी को 10%, ए को 10% दे रहे हैं, ए को हम 10% दे रहे हैं, और इन्होंने कह दिया, डी वालों ने कह दिया कि हम ए को, अगर डी नहीं बन पा रहा है तो हम ए को बनते हुए देखेंगे, और उसको बनते हुए देखने में इन्होंने कहा कि हम 5% दे रहे हैं। और देखो, और इसमें क्या होगा, इसमें 5% इनको गया और इसमें भी 5%, तो इनके पास तो 40 आया बी के पास, लेकिन ऑलरेडी इनके पास क्या हो गया 55% हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि ये 40 10 50 और 5 55, और जैसे ये 55% हुआ यानी जो ए होगा वो भारत का क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। यही होता है प्रेफरेंस की रिक्रूटमेंट, यानी प्रेफरेंस किस आधार पे होगा, यही होता है। ठीक है, यानी प्रेफरेंस बेटा समझ में है, यानी प्रेफरेंस के आधार पे होता है। यही था राष्ट्रपति का इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति किस आधार पे चुना जाता है। जब राष्ट्रपति चुन दिया जाता है उसके बाद और कई सारे आर्टिकल में उनके शपथ की बात बताई, जैसे आर्टिकल 7 में बताया कि राष्ट्रपति शपथ लेगा, हटाने की प्रक्रिया 61 में बताई, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो और बताई गई हैं, उनके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन संविधान सभा में राष्ट्रपति को लेकर कई सारी आलोचनाएं हुई, कई सारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा, संविधान सभा के सदस्यों ने क्या कहा, संविधान के जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों ने क्या कहा, यानी संविधान सभा के सदस्यों ने क्या कहा बेटा, संविधान सभा के सदस्यों ने यही कहा कि यह अप्रत्यक्ष रूप से क्यों, संविधान सभा इतनी बड़ी है, ये संविधान सभा के सदस्यों का मतलब यही था कई सारे लोगों को कि जब देश का प्रमुख है तो वो जनता के द्वारा चुनना चाहिए। तो कई सारे लोगों ने कहा नहीं, जब देश का प्रमुख है तो जनता के द्वारा क्यों चुनना चाहिए, जनता के द्वारा तो ऑलरेडी उनका प्रतिनिधि चुन गया प्रधानमंत्री, जो देश का सारी शक्तियों का लगभग प्रमुख होता है, देख रेख के सिर्फ प्रधानमंत्री कर रहा है, उन सब कुछ तो कार्य प्रधानमंत्री कर रहा है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही होना चाहिए, और इसीलिए आज तक ये सारी प्रक्रिया चलती आ रही।
यही था राष्ट्रपति का इलेक्शन। क्या था? यही था राष्ट्रपति का इलेक्शन। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया। अगर प्लीज अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और चैनल को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। आज इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।